हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन शेलके, कंसल्टेंट फिजिशियन फॉर लक्ष्मी क्लिनिक नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बीपी के इस बीमारी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये इतनी कॉमन बीमारियाँ हो चुकी है। हो सकता है कि ये आप में, आपके पड़ोसी में या फिर आपके रिश्तेदार में हो। और और आपको कभी कभी तो जब तक कि आप बीपी चेक नहीं करवाते डॉक्टर से, तब तक तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको बीपी है। इस तरह ये एक साइलेंट किलर की बीमारी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती क्या है। ये समझने के पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर नाम में ही है कि ब्लड और प्रेशर। तो हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है हार्ट का धड़कना। हार्ट अपना कंटिन्यूसली पंप करते रहता है, और हार्ट पंप करने के बाद ब्लड जो होता है वो रक्त वाहिनियों की द्वारा ब्लड जो है अपने सारे अवयव को तक पहुंच जाता है। तो ये जो ब्लड आर्टरियों से जाता है, जो ब्लड अपना एक प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरियों के ऊपर, जो रक्तवाहिनियों के ऊपर जो ब्लड प्रेशर जो क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो एक किसी भी इंसान को अपने अवयव तक ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड पहुंचाने के लिए एक नॉर्मल प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो कि हम जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो नॉर्मली होना चाहिए 120/80 से नीचे होना चाहिए। और अगर ये एकदम कम भी हो जाता है तो अपना ब्लड जो है अपने अवयव तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर भी होना एक अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई प्रेशर को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि एक किसान है और उसे अपनी फसल उसने लगाई हुई है और फसल तक पानी पहुंचाना है। तो उसके खेत में एक कुआं होता है और वहाँ से पानी निकालने के लिए एक इंजन होता है, और इंजन के द्वारा जो है पानी निकल कर फिर पाइप से उस फसल तक पहुँचता है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए अगर उस लो वोल्टेज है, तो अगर इंजन से पानी कम जा रहा है, पाइप से पानी कम जा रहा है, तो फिर फसल तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हो गया एक लो बीपी, लो प्रेशर। तो अगर मान लीजिए आपके शरीर में लो ब्लड प्रेशर है तो पानी यानी कि ब्लड जो है आपके अवयव तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये भी हानिकारक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस किसान ने अपनी फसल तक पहुँचने के लिए पाइप के बाद एक कुछ नालियाँ बनाई हुई हैं, अगर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि फोर्स पानी का बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि मान लीजिए नाली से पानी अगर गुजर रहा है, फोर्स के साथ गुजर रहा है, तो नालियाँ ब्रेक होना भी शुरू हो जाती है। फसल तक अगर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव हो जाता है तो फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह हम समझ लेते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो आपके अवयव को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आपकी जो आर्टरीज है, जो एक पाइप लाइन की तरह की जो आर्टरीज आपकी काम कर रही है, रक्तवाहिनियाँ काम कर रही है, उसकी जो दीवारें हैं उसमें डैमेज हो सकता है। तो इस तरह हाई ब्लड प्रेशर, अब तक अपन ये समझ चुके कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये किस तरह से नुकसान करता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है हाई ब्लड प्रेशर के। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने जो शरीर का जो अवयव होते हैं वो हार्ट और अपनी रक्तवाहिनियाँ जो होती है इसमें डैमेज हो सकता है। हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है जब तक कि अपने ब्लड आर्टरीज में जितना कि ज़्यादा प्रेशर है तब तक अपने हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए हार्ट की जो है वॉल की मोटाई बढ़ जाती है, तो उसमें कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी तरह अगर हार्ट की जो आपकी आर्टरीज है उसमें अगर डैमेज होता है तो उसमें डैमेज होने के बाद में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स जो है खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये किसी भी अवयव में खून के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं आर्टरीज में, तो उस ऑर्गन को ब्लड पहुंचना कम हो जाता है। तो इसमें जैसे कि अगर हार्ट की आर्टरीज में हो जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। किडनी में अगर होता है तो किडनी की समस्या हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। और आंखों की तो कैपिलरीज एकदम छोटी छोटी आर्टरीज होती है, अगर उसमें अगर ब्लड सप्लाई भी अगर दिक्कत आती है तो उसमें अंधापन हो सकता है। इसी तरह अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि सारे के सारे ऑर्गन्स पर इसका विपरीत परिणाम होता है और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अब तक हम जान चुके कि हाइपरटेंशन क्या होता है, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये होता क्यों है और कैसे हो सकता है और किन को हो सकता है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है। तो देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आनुवंशिकता। अगर आपके फैमिली में किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, आपके भाई को है, आपके मम्मी पापा को है, तो हो सकता है कि आपकी चांसेस है कि आप में भी ये आ सके। तो ये है कि आनुवंशिकता। तो अगर किसी के घर में अगर किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती है वो ठीक होती जाती है, और ठीक होने की वजह से क्या अंदर संकरी होती जाती है, उसमें ज़्यादा जगह नहीं बचती, इसकी वजह से उसमें प्रेशर बढ़ता है। तो बढ़ती उम्र के साथ में भी बीपी अपने आप बढ़ने की थोड़ी कोशिश हो जाती है। तो दो रीज़न ये हो गए।
फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना चाहिए, जो कि ये कारण है आज के लाइफस्टाइल में, वो है कि बैड लाइफस्टाइल। जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है। यानी कि अब आपको अगर मोटापा है, आपकी सेडेंटरी जॉब है, आपको बैठा बैठा काम है, आपकी एक्सर्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपकी दैनंदिन में आपका चलना फिरना उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आपको आगे चलकर बीपी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है इसमें है डाइट। अगर आपकी डाइट में हाई नमक है, साल्ट का अगर प्रमाण आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें की है कि आगे चल के आपको बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम कम वाली जो फूड्स है वो है, तो इसमें भी आपको मतलब आगे चलकर बीपी होने की समस्या हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो आजकल का फास्ट फूड खाने का जो भी लोगों में फैड आ चुका है कि लोग बर्गर खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, फिर पिज़्ज़ा वगैरह जैसा जो है जो हाई कैलोरी वाले डाइट्स लेते हैं, फिर उसमें है कि जिसमें स्वीट्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो इसमें भी है कि बीपी बढ़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तीसरी चीज़ अगर इसमें अगर देखी जाए तो वो है आपकी हैबिट्स। क्योंकि आज तक हम देखते हैं कि लोग काफ़ी बैड हैबिट्स का शिकार हो चुके हैं, जैसे कि कैफीन अगर ज़्यादा कप चाय का मात्रा सेवन कर लेते हैं, वो भी है। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग जो है, क्योंकि टोबैको में निकोटिन जो होता है, स्मोकिंग में भी जो निकोटिन होता है, वो आपके आर्टरीज में जो है आर्टरीज को संकरा करती है और इसमें हार्मोन्स को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। उसी तरह हाई अल्कोहल कंजम्पशन, अगर बिंज अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि एक बार में आप बैठे हैं और बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैड हैबिट्स जो है, जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, कैफीन रिलेटेड बेवरेजेस अगर लेते हैं, तो इसमें भी आपका बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और फोर्थ जो है वो है स्ट्रेस। आज हम देखते हैं कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी बन चुकी है और इसमें जो है स्ट्रेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्ट्रेस बढ़ने से आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एड्रेनालिन की मात्रा कंटिन्यूसली बढ़ती है और एड्रेनालिन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आप में बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आज के लाइफस्टाइल में अगर आप स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय आप मतलब आगे चलकर बीपी से रोकथाम कर सकते हैं। ये तो है कि एक नॉर्मल रीजन्स हो गए, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स के जो लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो इन लोगों में जो है ये कारण नहीं भी होकर कुछ भी कारण हो सकते हैं, जो कि हम जिसको सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि हो सकता है पेशेंट को थायराइड की बीमारी हो सकता है और कोई हार्मोनल यानी कि कुशिंग सिंड्रोम वगैरह हो, या फिर वो कोई ड्रग का शिकार हो, या फिर कोई काफ़ी दिन से दर्दनाशक कोई दर्द कम करने वाली गोलियाँ ले रहा हो, या फिर पेशेंट को ये भी हो सकता है कि पेशेंट को स्टीरॉइड्स हो, पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर हो, तो ये सेकेंडरी कॉजेस में आते हैं। कभी कभी पेशेंट को हार्ट में वॉल की प्रॉब्लम हो, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आर्टरीज की बीमारी का कोई बीमारी हो, ये सेकेंडरी कॉजेस में है। वो डॉक्टर फिर हम उसमें चेक करते हैं। तो किडनी की बीमारी हो, तो ये अलग अलग कारण होते हैं, मतलब प्राइमरी कॉजेस होते हैं और सेकेंडरी कॉजेस होते हैं, जो हम इवेल्यूएशन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसके क्या कारण है। तो अभी अब तक हमने जान लिया है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर के, हमने उसके कारण क्या है ये पता कर लिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चले कि हमें ब्लड प्रेशर है कि नहीं, तो इसके लक्षण क्या है। तो देखा जाए तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हो सकते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर, और उनको पता ही ना हो कि उनको मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, जब तक कि वो चेक ना कर ले। इसीलिए तो इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इसलिए ये भी है कि पेशेंट को कोई लक्षण का अनुभव ही ना हो। लेकिन कुछ पेशेंट में जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनमें ये होता है कि सर दर्द एक कॉमन तौर पर पाया गया है। सर दर्द होता है, सीने में भारीपन रहता है, थकान महसूस होती है। आप चलते हैं, काम करते हैं तो आपको जल्दी से थकान महसूस होती है। आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण लक्षण होते हैं। अगर आपको इस तरह के अगर अनुभव होता है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अपने आपके नज़दीकी फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन से या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, तो हम पेशेंट का बीपी देख लेते हैं और बीपी आराम से 3 बार चेक कर लेते हैं, पेशेंट को रिलैक्स कर लेते हैं। एटलीस्ट पेशेंट 10 मिनट तक तो भी रिलैक्स होना चाहिए। पेशेंट ने आधे घंटे तक के पहले कोई स्मोकिंग या टोबैको नहीं लेना होना चाहिए। पेशेंट स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तब जाके हम पेशेंट का बीपी चेक करने के बाद ये अनुमान लगाते हैं कि पेशेंट एक्चुअल में हाइपरटेंसिव है या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेशेंट का बीपी हम नॉर्मली रेंज आता है, मार्जिनल रेंज अगर आता है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अलग अलग समय पर 3 बार बीपी चेक कर लीजिए अलग अलग समय पर। अगर अलग अलग समय पर अगर आपका बीपी हायर रेंज में आ रहा है तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है। तो हाइपरटेंशन की जो रेंज होती है 140/90 होता है। नीचे अगर आपका डायस्टोलिक बीपी जो है 90 के या 90 के ऊपर है
तो आपको बीपी है, और या फिर सिस्टोलिक जो बीपी है अगर 140 और 140 के ऊपर है तो भी आपको ब्लड प्रेशर है। अगर 120 और 140 के बीच में है या फिर 80 और 90 के बीच में, इसका मतलब है कि आपको प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, और हो सकता है कि आपको, अगर आपने अपनी जीवन शैली अगर चेंज नहीं की तो हो सकता है कि आपको आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको हो सकती है। तो हम लोग पेशेंट को फिर कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट को अभी प्री हाइपरटेंशन है कि स्टेज 1 में हाइपरटेंशन है या स्टेज 2 में है, और ये कैटेगराइज करने के बाद पेशेंट की कुछ जांचें भी करते हैं कि अगर पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है तो शरीर में किस किस अवयव पर इसका जो है कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका हार्ट कैसा है। इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि ईसीजी कर लेनी चाहिए। तो ईसीजी में हमें पता चलता है कि आपकी हार्ट की वॉल्स जो है उस पर कितना परिणाम हुआ है और कोई इरेगुलरिटीज़ वगैरह है क्या, तो ईसीजी हम कर लेते हैं। फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी आंखें चेक करवा लीजिए, क्योंकि आंखों में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उसमें डैमेज हो सकता है, तो आपकी आंखें चेक करना जरूरी होता है। फिर किडनी पर कुछ डैमेज हुआ कि ये पता करने के लिए हम यूरिन की जाँचें करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। फिर कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होता है लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता, इसलिए शुगर चेक करना काफ़ी जरूरी होता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट से करवा लेते हैं। और भी जरूरी होता है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपका वेट कैसा है, आपको मोटापा कितना है, क्योंकि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 20 to 25 के बीच में होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को 20 to 25 के बीच में अगर नहीं है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप अपना मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज करवाएं। दूसरी चीज़ होती है कि हम पेशेंट के इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, तो इसलिए हम लिपिड प्रोफाइल आपको एडवाइस करते हैं। तो ये भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ हाइपरटेंशन बीपी का ही इलाज जरूरी नहीं है कि आपके साथ में और क्या क्या आपके साथ में कॉम्प्लिकेशंस है उसका इलाज भी जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारी है, तो किडनी फंक्शन अगर आपका डिलेज हो चुका है, तो इन सभी को ट्रीट कर लेना चाहिए। और फिर हम पेशेंट को एडवाइस सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पेशेंट को फॉलोअप में बुलाते हैं। पेशेंट को हो सकता है स्टार्टिंग में हम 10 दिन में ही बुलाएं, हो सकता है कि पेशेंट को एक महीने में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। और फिर उस तरह से हम अपने जो एंटी हाइपरटेंसिव की गोलियाँ जो होती हैं हम उसका डोजेस जो है वो ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। पहले हम कम डोज में देकर देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा कर देखते हैं। बहुत बार हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि आप घर पर ही अपना बीपी मॉनिटर करते रहें, और बाद में हमें एक बार 10-15 दिन के बाद जब आते हैं तो आप हमें सारा का सारा कब कितना आपका बीपी था, ताकि हमें पता चले कि आपका रात के समय बढ़ता है मॉर्निंग के समय में बढ़ता है, उसके हिसाब से हम आपको बीपी की गोलियां ऑप्टिमाइज करके दे सकते हैं, उसका टाइमिंग भी चेंज करके दे सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट हो सकता है कि हमारे क्लिनिक में आ जाए और उसका पेशेंट का बीपी बढ़ जाए, और पेशेंट ये बोले कि जब हमने अपने घर में चेक किया तो पेशेंट अब मेरा तो बीपी बढ़ा ही नहीं था। तो ये क्या होता है कि ये कभी कभी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं, कि आप क्लिनिक में आए, क्लिनिक आपका फोबिया है, डॉक्टर को देखा फोबिया है, तो इसमें भी आपका बीपी बढ़ सकता है। ऐसे में हम इसको भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं तो आपका बीपी बढ़ता है, इसका मतलब है इसको भी ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे में हम कभी कभी पेशेंट को एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग भी एडवाइस करते हैं। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको घर में 24 घंटे के लिए लगाया हुआ जाता है, और फिर वो बीपी कंटिन्यूसली एक एक घंटे में लेते रहता है। तो हमें 24 घंटे के बाद जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको कितने समय के लिए बढ़ता है, घर में आप क्या एक्टिविटी करते समय आपका बीपी बढ़ता है, रात के समय भी आपका बीपी बढ़ता है क्या। क्योंकि जिन लोगों में रात के समय में बीपी बढ़ता है उन लोगों में पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि आपको गोलियाँ जो भी है मॉर्निंग में भी दी जाए कि नहीं, या फिर रात में भी दी जाए कि नहीं। तो इस तरह से हम इवेलुएट करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप लोगों को समझना है कि डॉक्टर अपने नज़दीकी फैमिली फिजिशियन के पास जाके अपने सारा इवेल्यूशन करवाना है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, आपका किस रेंज में बीपी है, और आपको किस तरह से फॉलोअप में रहना चाहिए। ये तो चीज़ होगी कि हम डॉक्टर क्या करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी आपको जानना है वो चीज़ ये है कि आपको कैसे प्रिवेंशन करना है। आपको अगर आपको बीपी अभी नहीं हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हुई है, या फिर आप अपने रिलेटिव्स को बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक अच्छी जीवन शैली जीना ही अपने अपने हाथ में जो है, जो हम डायबिटीज़ से भी रोक सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी रोक सकते हैं, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, या फिर हार्ट अटैक है, ये सारी की सारी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है, ये सारे सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करने से ही जी जा सकती है, हो सकती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि अपना मोटापा होने से बचे। अभी हम कहते हैं कि मैं तो मोटा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर आपके पेट का घेरा बड़ा हुआ है तो ये भी एक सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, ये भी एक बैड है, और इंडियंस में काफ़ी लोगों में पाई जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको डेली आधे घंटा से पौन घंटा आपको डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है।
अगर आपका लेकिन आपका ऑफिस वर्क जो है बैठा बैठा काम है, तो आपने कुछ तो भी एक समय आपने निकालना चाहिए डेली रूटीन में। एटलीस्ट मॉर्निंग का आवर्स निकालने चाहिए या फिर शाम के आवर्स निकालने चाहिए, ताकि आप डेली एक्सरसाइज कर सके। और एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन तो भी आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी गैजेट्स आए हैं, आप अपने हाथ में कुछ वॉचेस लगाकर आप देख सकते हैं कि आपकी डेली स्टेप्स जो है 5,000 से 10,000 तक स्टेप्स हो रही कि नहीं। इससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका डेली रूटीन जो है एक्सरसाइज हो रही कि नहीं हो रही है। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है तो आपने अपना टारगेट्स बना लेना चाहिए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल के रेंज में आना चाहिए। अगर आपके पेट का घेरा जो है मेनली मेंस में जो है वो 90 के नीचे होना चाहिए और फीमेल्स में 80 के नीचे होना चाहिए। अगर आपका वेस्ट सरकमफरेंस जो है 90 सेंटीमीटर के ऊपर है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो हो सकता है कि आप में आगे चल के जो ब्लड प्रेशर के है या फिर डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि आप ऐसे एक्सरसाइज करें कि आपका पेट का घेरा जो है वो कम होता जाए। फिर दूसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट जो है डाइट की। तो डाइट में क्या लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ है कि नमक कम लेना चाहिए। तो अब नमक कम लेना चाहिए तो कितना कम लेना चाहिए। एक्चुअली जो अभी है, जिन लोगों का अभी हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है, तो उन लोगों ने जो है अपना डेली का जो साल्ट रेस्ट्रिक्शन जो है वो एक जो अपना चम्मच होता है, जो एक टीस्पून जो होता है, छोटा चम्मच जो होता है, उससे भी कम होना चाहिए। और जिन लोगों को उससे कम यानी कि करीबन 2.5 ग्राम से कम होना चाहिए नमक डेली का। और अगर जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उन लोगों ने तो आधा ही चम्मच से कम। अगर उससे समझना है तो आप ऊपर से अगर नमक डालने, आपको लगता है कि नमक कम हो रहा है तो डालना ही नहीं चाहिए। तो ये है नमक के बारे में। तो साल्ट को बचना चाहिए। अचार जो है, अचार नहीं लेना चाहिए, पापड़ नहीं लेना चाहिए। जितने भी डिब्बा बंद जो भी फूड्स आप पैकेज फूड्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं वो नहीं खानी चाहिए। बेवरेजेस जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो ये हो गया साल्ट के बारे में। अभी हाई पोटेशियम डाइट अच्छी होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो हाई पोटेशियम किस डाइट में होता है, तो बनाना में होता है, कोकोनट वाटर में होता है, फिर टोमेटो में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, पोमीग्रेनेट्स में होता है। तो ये जो फ्रूट्स है ये अच्छे होते हैं, जिसमें पोटेशियम जितना अच्छा होता है वो ये सारे के सारे अच्छे होते हैं। अब कुछ ऐसी भी डाइट है जो प्रमाणित है, टेस्टेड है कि ये खाने से डेली अगर आप सेवन करते हैं तो आपका बीपी थोड़ा कम भी हो सकता है। जैसे कि बीट का जूस है, अगर आप डेली अगर बीट का जूस लेते हैं तो ये पाया गया कि ये भी आपका ब्लड प्रेशर जो है लो करता है। दूसरी चीज़ है कि लहसुन जो होता है, अगर आप डेली लहसुन खाते हैं तो भी ये बीपी के स्तर को थोड़ा कम करवाता है। उसी तरह है वाटरमेलन, उसी तरह है पोमीग्रेनेट। तो ये कुछ अच्छे फ्रूट्स हैं जो अगर आप डेली अगर खाने में अगर लाते हैं या सीजनेबल भी है अगर उसमें अगर लाते हैं तो आपका बीपी का स्तर है जो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये हुआ डाइट के बारे में। फिर नेक्स्ट जो स्टेप, अभी आपने देखा कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह की थर्ड जो पिलर है अपना कि हमें जो है हैबिट्स जो है उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कंट्रोल करना है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा चेन स्मोकर है, आप डेली आप ड्रिंकर है, तो आपने धीरे धीरे इसको कम करते हुए कंट्रोल करना है और बाद में इसको पूरी तरह से बंद करना है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को बिगाड़ने वाला है। क्योंकि आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे बैड हैबिट्स की वजह से होने वाला है। तो हमने ये बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जो चीज़ है वो है कि स्ट्रेस, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अभी सभी लोग कुछ ना कुछ एक स्ट्रेस से ग्रसित है। तो स्ट्रेस को कम करने का हर एक मौका हमने नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि म्यूज़िक है, अपने लाइफ में म्यूज़िक से कितना आनंद आता है, तो म्यूज़िक डेली सुनना चाहिए। वो आपके स्ट्रेस को कम करता है। आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना चाहिए। आप अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। ये बहुत सारे स्ट्रेस के लेवल को कम करवाता है। फिर और चीज़ जो है इसमें योगा का काफ़ी बड़ा रोल है। आप भी जानते हैं योगा है, मेडिटेशन है। अगर फिर भी आपको अभी कभी कोई काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मुझे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अगर आपको ये गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो इस समय क्या करना चाहिए कि थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए और फिर आपको डीप इनहेल करना है 4 सेकंड तक गिनना है, फिर एक्सहेल करना है 4 सेकंड तक गिनना है। ये आप आँख बंद करके भी कर सकते हैं। उसी तरह भ्रामरी है, भ्रामरी का भी काफ़ी अच्छा रोल इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे पकड़ के जो है भ्रामरी कर सकते हैं ताकि आप एक रिलैक्सेशन फील करते हैं। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी बहुत सारे हमने पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं थे, ना पेशेंट को डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, लेकिन जब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ फिर भी हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि उनके ऊपर उनके काम का बहुत ज़्यादा था।
तो डेली लाइफ में स्ट्रेस तो रहने ही वाला है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वाला जीवन अभी बन गया है। इसमें स्ट्रेस को कम करना एक हमारे आपके हाथ में होता है, क्योंकि लोग आपके माइंड को चेंज नहीं कर सकते, माइंड को चेंज करना आपको ही सीखना है। तो कुल मिलाकर अगर एट लास्ट अगर मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा तो वो ये है कि हाइपरटेंशन जो है ये एक कॉमन बीमारी है और ये एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। अगर आपकी बैड है लाइफ स्टाइल है तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका हाइपरटेंशन है भी तो भी आपको इसलिए डरना नहीं है, इसको कम किया जा सकता है। आप खुद की लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, आपकी डाइट को चेंज कीजिए, आपकी एक्सरसाइज को नॉर्मल कीजिए, आपके बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कीजिए, तो फिर आपका बीपी कम हो सकता है। और लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने फैमिली फिजिशियन से बार बार अपना बीपी चेक करते रहिए। और फिर जो भी जिस तरह से आपको डॉक्टर हिदायत देते हैं कि गोली जो भी लेना है, जैसे लेना है, कितनी बार फॉलोअप करना है, वो आपको उसी तरह से करना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप निश्चित ही हाइपरटेंशन की बीमारी से बच सकते हैं और अपने साथियों को भी इससे रोक सकते हैं। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द ओनली की फॉर प्रिवेंटिंग द हाइपरटेंशन। थैंक यू।